उत्तर प्रदेश के संदर्भ में क्या कुछ देखा जा रहा है। और फिलहाल रुक कर लेते मध्य प्रदेश का जुड़ चुका है चर्चा के लिए। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता आशीष तिवारी जी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता रोशनी यादव जी इस चर्चा का हिस्सा है। रोशनी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कि 29 लोकसभा सीटों पर किस तरह के अब तक के जो रुझान है वो सामने आ चुके हैं। स्पष्ट तौर पर बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है मध्य प्रदेश की सीटों पर, और कांग्रेस की जो स्थिति है, जो दावा किया जा रहा था, उससे कहीं पीछे कांग्रेस दिख रही है यहां पर। लेकिन ऐसे कौन से फैक्टर्स रहे जिसने इस पूरे नतीजे को यहां पर लाकर खड़ा किया है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं दोनों ही राजनीतिक दलों से। उनसे हम राय लेंगे कि किस तरह के फैक्टर्स इस बार मध्य प्रदेश के चुनाव में काम करे, क्योंकि दोनों ही दलों के अपने अपने दावे थे। किसी ने गारंटी की बात की तो किसी ने न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया, लेकिन जनता का विश्वास क्या गारंटी के साथ गया या फिर न्याय पर जो आवाम थी उसने एतबार किया, ये एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ। और शाम तक ये तस्वीर और स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर इस सवाल का जवाब क्या होगा। तो इसी सवाल का जवाब जानने की हम कोशिश लगातार इस पूरी चर्चा में करेंगे, और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे और उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी जो तैयारियां थी, क्या वो पूरी तरह से अपनी तैयारियों पर खरे उतर पाए हैं या नहीं। तो आपको बता दें कि नतीजे अब तक लगभग स्पष्ट हो चुके हैं सभी सीटों पर, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर जैसे कि हम आपको लगातार अपडेट्स दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो 10 सीटों पर बीजेपी है, 1 सीट पर कांग्रेस का कब्जा हुआ है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो बीजेपी पूरी तरह से क्लीन स्वीप करती हुई दिख रही है। और उत्तराखंड की बात करें तो यहां पूरी 5 सीटों पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। यानी कि जो एक अनुमान आया था एग्जिट पोल का, अब कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से नतीजों में तब्दील होता हुआ दिख रहा है। तो आपको बता दें कि हमारे साथ मध्य प्रदेश से खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ रहा है। उनसे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में जो गेस्ट है उनकी क्या राय है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से आशीष तिवारी जी जुड़े हुए हैं, वहीं कांग्रेस का पक्ष रखेंगी रोशनी यादव जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और मध्य प्रदेश एडिटर अतुल विनोद पाठक जी भी इस चर्चा का हिस्सा है। अतुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आशीष जी, अब तक जो लगभग हम कह सकते हैं कि एक तरह से नतीजे ही सामने आ चुके हैं, उन पर आपसे मैं जरूर राय लूंगा, लेकिन फिलहाल रोशनी जी का रुख करते हैं। रोशनी जी, क्या कहेंगे इस पूरे आंकड़े को लेकर? क्या कांग्रेस पार्टी को यह अनुमान था कि इतनी सीटों पर बीजेपी पूरी तरह से काबिज हो जाएगी? क्या मानती है, कहीं पर कोई कमी रह गई? देखिए, ये इस तरह का अनुमान तो बिल्कुल नहीं था कि अगर शुरुआती आंकड़े जो देखे जा रहे थे तो उसमें ये था कि हम कम से कम जो है 7-8 सीटें, और अनुमान हमारा लगातार हम देख रहे थे कि 10 से 12 सीटों का एक मोटा मोटा अनुमान था। लेकिन ठीक है, जो मध्य प्रदेश की जनता ने हमें जो जनमत दिया है उसको बिल्कुल हम सहृदय स्वीकारते हैं और धन्यवाद देते हैं। लेकिन इस बात पर भी चिंतन करना होगा कि मध्य प्रदेश का चुनाव जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे इंदौर की बात कर लें, हम खजुराहो की बात कर लें, जिस तरीके से इन्होंने सरकारी संस्थानों का दुरुपयोग करके लोकतंत्र का जो चीरहरण किया है, उस पर भी बात होनी चाहिए। 2018 का चुनाव अब मैं आपको याद दिलाती हूँ, विधानसभा का। मध्य प्रदेश की जनता ने अपना जनमत कांग्रेस को दिया था, कांग्रेस को सत्ता का ताज पहनाया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूंकि सत्ता की कुर्सी छोड़ करके नहीं रह सकती है, इसलिए उन्होंने इस जनमत को भी अस्वीकार कर दिया था। और किस तरीके से पूरे देश ने देखा था, मध्य प्रदेश की जनता ने भी देखा था कि किस तरीके से इन्होंने सत्ता को हड़पा और फरीक फरोश करके जो है खुद सत्ता में काबिज हुए। उसके बाद का चुनाव भी जहां तक हम सभी आंकड़ों को देख रहे थे कि बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आ रहा था। तो आज जो भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस सरकारी संस्थानों का दुरुपयोग करके, सत्ता बाहुबल से ईडी, सीबीआई, इन सब का दुरुपयोग करके जिस तरीके से लोगों में, कार्यकर्ताओं में जो डर भय बनाने का कार्य किया है, मुझे लगता है ये एक उसका दुष्परिणाम है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इस बात को हम लोग स्वीकारते हैं कि शायद जिस तरीके से हमने पूरे देश में इंडिया गठबंधन ने अपनी मजबूती को प्रदर्शित किया है, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में हम थोड़ा सा उसमें नाकामयाब रहे हैं। और मुझे लगता है कि अब हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष के सानिध्य में मजबूती से संगठन आगे इस बात पर मंथन करेंगे और पूर्ण ऊर्जा के साथ हम दोबारा मैदान में उतरेंगे। लेकिन आज सवाल भारतीय जनता पार्टी पर ये उठता है कि जो ये 400 पार की बात करते थे, एक जो मानसिक रूप से नैरेटिव गढ़ते हैं
अभी मैं उत्तर प्रदेश के विषय में भी सुन रही थी और उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी इंडिया अलायंस की मैंने कई सभाओं में सम्मिलित हुई हूँ। तो देखिए, मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश की जो जनता है, वहां पे उन सभाओं में मैंने देखा कि पुलिस डंडा उठा करके उनको भगाती है, मारती है, लेकिन फिर वो कम बैक करके और इंडिया गठबंधन के नेताओं को सुनने आते हैं। तो उनमें जो रोष था और जो जोश था, वो एनडीए और मोदी जी को नकारने के रूप में वो सकारात्मक रूप नजर आया। लेकिन वही मध्य प्रदेश में जो एक जनमत है, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज थोड़ा सा, चूंकि मध्य प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, उस वजह उसका भी एक प्रभाव है। और अभी आज जो ये धर्म के नाम पर भी जो चुनाव लड़ने जा रहे थे, तो उत्तर प्रदेश ने देखिए बहुत बड़ा उदाहरण गठित किया है। अयोध्या फैजाबाद सीट भी ये हारते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी को भी अपना एजेंडा चेंज करना पड़ेगा। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि इंडिया गठबंधन को, जिसको ये लगातार विपक्ष को नकारते हुए जा रहे थे, ये हमारी कल्पना शून्य में कर रहे थे, आज इनके लिए एक करारा तमाचा इंडिया गठबंधन ने दिया है कि आज इस मध्य प्रदेश की और देश की जनता ने, जिन मजबूरों को इन्होंने मजबूर किया था, जिन किसानों की गारंटी को इन्होंने छूटा अपने संकल्प चलिए, तो इंडिया गठबंधन को काफी कम आंका था एनडीए ने, ये कह रही है कांग्रेस प्रवक्ता। आशीष जी जवाब दें इस पर कि जो एक आंकड़ा बीजेपी ने तय किया था कि 400 पार जाएंगे, उस आंकड़े से दूर क्यों बीजेपी हो गई? हालांकि मध्य प्रदेश में आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, छत्तीसगढ़ की बात करें तो 11 में से 10 सीटों पर आप काबिज हुए, लेकिन फिर क्यों जो आंकड़ा है उसे टच नहीं कर पाई बीजेपी? पार्टी को जरूर ये स्पष्ट करना चाहिए कि 400 पार के आंकड़े का चुनाव में, जब लोकतंत्र में कोई भी पार्टी चुनाव में जाती है तो निश्चित तौर पर चुनाव में पहुंचती है तो अपने लक्ष्य तय करती है कि हम कहां तक काम करेंगे और कितनी सीटों को जीतने का प्रयास करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी लक्ष्य लिया था कि हम 400 पार तक पहुंचेंगे और निश्चित तौर पर जो हमारी पिछले चुनाव के परिणाम थे, उस परिणाम से हम उत्साहित भी थे और लगातार जो विधानसभा के चुनाव के परिणाम आ रहे थे, हम उनसे भी बहुत उत्साहित थे। तो हमने उस उत्साह को लेकर ये लक्ष्य लिया था और लक्ष्य के लिए प्रयास भी किया, परंतु हम किन्हीं कारणों से उत्तर प्रदेश में कमजोर पड़ गए। और उत्तर प्रदेश में जो हम कमजोर पड़े, उसका एक बहुत बड़ा सीधा अंतर दिखने लगा है आज देश की राजनीति में। तो साथ ही साथ अन्य राज्यों में भी जो हमारी कुछ कल्पना थी, कुछ राज्यों में जहां हमारे खाता नहीं खुलते थे, वहां खाता खुल गए, परंतु जहां पर हमें अपेक्षा लग रही थी कि हम यहाँ पे कुछ अच्छा कर पाएंगे, वहां कुछ ये कहना चाहिए कुछ मतों का अंतर। हमारे जो अधिकांश लोगों के, मैं अभी टीवी चैनल्स पे भी देख रहा था, लगातार जो अपडेट आ रहा है उसमें बहुत से लोग बहुत कम अंतर से पीछे हैं। तो अभी सीटें बढ़ेगी, अभी और सीटें बढ़ेंगी जब नतीजे अंतिम परिणाम में होंगे। और साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि यूपी के विषय में निश्चित हम लोगों को चिंतन करने की आवश्यकता है। हम चिंतन करेंगे कि यूपी में हमारा प्रदर्शन जो बहुत अच्छा होना चाहिए था, उसमें थोड़ा बहुत कमजोर पड़े हैं, पर कोई बात नहीं, ये चुनाव है, लोकतंत्र है, जनता ने जो फैसला किया उसे स्वीकार करना चाहिए और हम उसे सहजता के साथ स्वीकार कर रहे हैं और केंद्र में हमारी सरकार बन रही है और एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी सरकार में देश के प्रधानमंत्री होंगे। साथ ही साथ जहां विपक्ष की बात है, तो अभी आप देख रहे हैं कांग्रेस के 100 का आंकड़ा पार कांग्रेस स्वयं की दम पर नहीं कर पाई है। और जहां तक गठबंधन की बात है, तो गठबंधन की स्थिति में भी इनके गठबंधन के अंदर अभी भी विरोधाभास रहा है। अंत तक बहुत सी पार्टियां बाहर गई, फिर स्वतंत्र चुनाव लड़ा। तो आप देखें कि इनका गठबंधन, कहना चाहिए कि जिस सूत्र के साथ लेके गए थे, उस सूत्र में ये सफल नहीं हुए और जनता ने इनको, ये बात मैं मान सकता हूं कि जनता ने कहीं ना कहीं स्थान दिया है, परंतु यह बात भी माननी पड़ेगी कि जनता का जब वोट प्रतिशत हम देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ अधिक है और भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता खड़ी हुई है। साथ ही साथ जहां हमारी बहन मध्य प्रदेश के बारे में बात कर रही थी, तो मैं बहुत स्पष्ट बता देना चाहता हूं, बहन, मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने आपकी कांग्रेस की सरकार नहीं गिराई थी, आपके ही कांग्रेस के नेताओं ने आपको छोड़ा था। आपकी नाकामियों के कारण, आपके गलत कार्यों के कारण, आपको जिस जनता ने जिन लक्ष्यों को लेकर, जिन विचारों को लेकर, जिन कहना चाहिए मुद्दों को लेकर जिताया था, आप उस पर काम नहीं कर रहे थे, तब जाके आपके कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा। और जब कांग्रेस पार्टी को छोड़ा तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार गई और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी। तो हम किसी सरकार को गिराने का काम नहीं,
बल्कि हमारी सरकार जो बनी है वो केवल आपके लोगों के कारण बनी है कि आपके लोगों ने सरकार गिराई, आपने सरकार नहीं चला पाई, आप अच्छे काम नहीं कर पाए, आप मुद्दों पर काम नहीं कर पाए। और स्वाभाविक है जब कोई सरकार मुद्दों से भटकती है तो निश्चित तौर पर वह गिर जाती है, और वही परिणाम मध्य प्रदेश में हुआ था। परंतु उसके बाद में हमने, हमारे जो संगठन के मुखिया हैं विष्णु दत्त शर्मा जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में हमने काम किया, हमने शिवराज जी के नेतृत्व में काम किया, हमने मोहन यादव जी के नेतृत्व में काम किया, हमने मध्य प्रदेश के अंदर जो काम किया उस काम को खड़ा किया। हमारा कार्यकर्ता आज खड़ा है, और आज जो हम 29 सीटें मध्य प्रदेश के अंदर जीत रहे हैं उसका मूल कारण भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। ठीक है, रोशनी जी जवाब दीजिए कि आप ही के लोगों ने आपकी पार्टी छोड़ी और इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है, तो फिर इल्जाम क्यों भाजपा पर आप लगाते हैं? बिल्कुल ये मान सकती हूँ कि मेरे पार्टी के लोगों ने जो है पार्टी छोड़ी, लेकिन ये उदाहरण आप इंदौर में क्यों नहीं देखते? ये जब भारतीय जनता पार्टी जिस बात की ये बात कहते हैं कि अक्षय बम को किस तरीके से इनके संगठन के प्रवक्ता कैलाश विजयवर्गीय जी उनको बिठा करके ले जाते हैं, तो ये पूरे मध्य प्रदेश ने देखा। और आपने जहां जहां जो कार्यकर्ता जिस भय और डर के कारण ज्वाइन करते हैं, आप छिंदवाड़ा में देखिए एक हमारे विधायक ज्वाइन करते हैं, उनकी पत्नी पे FIR रजिस्टर्ड होती है। तो ये जो है सामने है कि किस तरीके से ये ज्वाइन करवाते, किस तरीके से डर भय की राजनीति उत्पन्न करते। क्या पूरे देश में नहीं देखा? जिन लोगों पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे होते हैं, अजीत पवार जी से लेके और सुवेंदु जी से लेके हेमंत बिस्वा जी से लेके आरोप चांद जी से कितने लोगों, इन्हीं लोगों ने आरोप लगाए हैं और ऐसे लोगों को गालियां दी हैं, और फिर उसके बाद ये खुद अपने पक्ष में उनको खड़ा कर लेते हैं। वो पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो वो दूध के धुले हो जाते हैं। यही इंदौर में सुमित्रा ताई, इन्हीं की वरिष्ठ नेता, कह रही थी कि भाई क्या जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कराने की, जब आप 10 लाख से जीत रहे थे। तो ये मानसिक रूप से कार्यकर्ताओं को या आम जनमानस में एक नैरेटिव सेट करने के लिए इनका ये चाल चरित्र हो गया है। आप देखिए कि पश्चिम बंगाल में इन्होंने संदेश खाली का इतना ही घिनौना कृत्य रच करके और सत्ता में आने का प्रयास किया। संदेश खाली में इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष और अन्य लोगों से जो है स्पष्ट रूप से निकल के आया कि हमने 2-2 हजार रुपए देकर महिलाओं को ये संदेश खाली का पूरा नैरेटिव सेट किया था, और कितना जो है मीडिया ने उसको उछाला, लेकिन उसमें कोई सत्यता नहीं थी। उन महिला ने भी स्वीकारा कि खाली ब्लैंक पेपर पे हमसे सिग्नेचर करवा लिया गया था। तो अगर भारतीय जनता पार्टी का अगर ये चरित्र है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी इस चरित्र को कभी नहीं अपना सकती। हम हार को खुशी खुशी स्वीकारते हैं, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के पद चिन्हों पर चलकर आम जनता की भलाई की बात नहीं कर सकते। हमने मुद्दों पर बात की है, न्याय संगत बात की है, और ईमानदारी से जो हमारे बेरोजगार युवा हैं, आज मध्य प्रदेश की दशा देख लीजिए। ठीक है, पहले इस पर जवाब लेते हैं। आशीष जी, कांग्रेस कह रही है कि हमने हमेशा मुद्दों पर बात की, लेकिन आपने लोगों को डराया, धमकाया और पार्टी में शामिल कराया, और इसका नुकसान कांग्रेस को हुआ। इसके अंदर आपने देखा चुनाव के दौरान और पिछले कहना चाहिए 2 महीने के दौरान लगातार मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस को छोड़ा। हम किसी के घर नहीं गए, हम किसी को बुलाने के लिए नहीं गए। लोग हमसे प्रभावित हुए, हमारी विचारधारा से प्रभावित हुए, हमारे कामों से प्रभावित हुए। हमने जिन मुद्दों के आधार में केंद्र में सरकार बनाई थी, हमने उन मुद्दों को पूर्ण किया, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा रहा हो, धारा 370 का मुद्दा रहा हो, और देश के अंदर युवाओं के रोजगार का मुद्दा भी रहा हो। तो आज रोजगार केवल नौकरी नहीं होती, रोजगार यदि हम किसी को स्वरोजगार की ओर भी बढ़ाते हैं, उसको काम देते हैं, वो अपने स्वयं का व्यवसाय खड़ा करता है, तो ये भी रोजगार है। और उद्योग धंधे बढ़े हैं, आज देश के लोग मध्य प्रदेश के अंदर आ रहे हैं, निवेश बढ़ा है, और मध्य प्रदेश के अंदर कोई भी चीज विकास की यदि बात करते हैं तो विकास के लिए सबसे पहले चाहिए सड़क, बिजली और पानी। इन तीनों पर जो काम किया वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मध्य प्रदेश में यदि विकास चाहिए तो हमें किसानों के लिए काम करना था, तो किसानों के लिए यदि काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के लिए काम किया, युवाओं के लिए काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, आज मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ा दी, आज हवाई अड्डे बढ़ा दिए, आज इस प्रकार के जो काम है, शिक्षा का स्तर जो बढ़ा है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ा है। तो निश्चित तौर पर हम विकास की ओर बढ़े हैं। और साथ ही साथ एक बात और कहना चाहता हूं, कांग्रेस शासित राज्यों की आप प्रति व्यक्ति आय निकाल के लीजिए और भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों की निकाल लीजिए, आप पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में प्रति व्यक्ति आय अधिक है। मध्य प्रदेश के अंदर भी आय बढ़ी है व्यक्तियों की, आज लोग समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं, विकास
एक दिन में नहीं आता, विकास एक सतत प्रक्रिया है और हम अगले 5 साल के अंदर विकास को और तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश एक अच्छा प्रदेश देश के अंदर दिखेगा। ठीक है रोशनी जी, इस बार क्या आप मानती हैं कि जो लगातार बुनियादी मुद्दों पर कांग्रेस बात कर रही थी, चाहे हम महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, खासकर आपके घोषणा पत्र में जिन 21 गारंटियों का जिक्र था, 5 न्याय की बात थी, वो मैसेज जनता के बीच कहीं ना कहीं कि आपके कार्यकर्ता सही तरह से नहीं पहुंचवा पाए इतनी मजबूती के साथ, और इसी का नतीजा ये हुआ है? हो सकता है कि हमने लेकिन हमारे काम में या हमारे संघर्ष में कोई कमी नहीं छोड़ी। हो सकता है कि हमें जिस तरीके से अपने मुद्दों को डिलीवर करना था वो जमीन तक उस रूप में ना पहुंचे हो। लेकिन अभी मेरे भाई शिक्षा पे कुछ बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इनको अपना नॉलेज बढ़ा लेना चाहिए कि यहाँ पे पटवारी घोटाला होता है, जो बेचारे किसान माँ बाप और सामान्य गरीब परिवार के बच्चे मेहनत करते हैं और यूं चुटकियों में आप पटवारी घोटाला कर देते हैं, आप नेट पेपर को लीक कर देते। और नर्सिंग घोटाला अभी की बात है, नर्सिंग घोटाला इतना बड़ा घोटाला करते हैं जिसमें सीबीआई भी लिप्त पाई जाती है, ये कोर्ट का स्टेटमेंट है। तो मुझे लगता है कि जिस शिक्षा के मंदिर को ही जो भारतीय जनता पार्टी दूषित कर दे और उसी में अगर भ्रष्टाचार कर ली, तो फिर इनसे और तो कोई उम्मीद करी नहीं जा सकती है। आप देखें कि लगातार महंगाई पे अगर आपको भारतीय जनता पार्टी और देश की जनता अगर आपको जिता रही है और आप इस तरह के जो है आंकड़े खुद में कायम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इनको शर्म करनी चाहिए कि आज ये पूरा देश जिस प्रकार से महंगाई से जूझ रहा है, जो एक गरीब तबका है, जो दाल भाजी रोटी नमक शक्कर नहीं खरीद सकता है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। देखिए आंकड़ों में आप प्रतिशत गिनवा दीजिए, लेकिन आम जनमानस को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको फर्क पड़ता है कि मेरे घर में 2 टाइम चूल्हा जले, लेकिन वो गैस सिलेंडर का आऊंगा आशीष जी, आपसे जरूर इस पर बात करूंगा। 1000 पे पहुंचा दिया है इन्होंने। जी रोशनी जी, आपकी बात कंप्लीट करें। जी, में रहते थे, आज पक्के मकानों में रहते हैं। आपके जमाने में लोग एक हैंडपंप में मोहल्ले में पानी भरते थे, आज टोटी वाले नल से उनके घर तक पानी पहुंच रहा है। आपके जमाने में शौचालय नहीं होते थे, महिलाओं को रात में दिक्कत होती थी शौचालय के अभाव में। आज कम से कम मध्य प्रदेश के अंदर जो सरकार है, देश के अंदर जो पहले नंबर पे पहुंचता है, बाल उत्पीड़न में ये जो है सबसे ज्यादा अंक पाते हैं। तो क्या इस बात की चिंता है कि इस बात पे जो स्टडी करेंगे और कब अपना जो है एक टीम गठित करके मध्य प्रदेश को एक अच्छा वातावरण देंगे। यही उत्तर प्रदेश की ये राम मंदिर की बात कर रहे थे कि हमने अपने एजेंडा से तय किया। भाई आप अयोध्या फैजाबाद सीट भी हार रहे हैं, उत्तर प्रदेश में तो आपकी बहुत ही बुरी दशा हो रही है। तो आप देखिए, हिंदुत्व और धर्म पूरे देश के दिलों में हर एक कार्यकर्ता, हर एक आम जनमानस के हृदय में है। राम है, कृष्ण है। क्या इससे पहले मंदिर नहीं थी? कोई मंदिर नहीं जाता था। और सुप्रीम कोर्ट ने जब एक निर्णय दिया था, तब बाबरी मस्जिद का ताला राजीव गांधी जी खोलने गए थे। और आज आपकी सरकार और सत्ता थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा निर्णय दिया, तब आपने राम मंदिर बनवाया और पूरे देश के लोगों ने राम मंदिर के लिए चंदा दिया। लेकिन आप उसका एजेंडा बना के, मैं इस बात से जरूर खुश होंगी कि आपका ये नैरेटिव चला नहीं, क्योंकि धर्म के नाम पे अगर वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, तो उस राम राज्य की कल्पना आपको करके देनी चाहिए थी। ये भी पानी और बिजली की बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में तो बिजली से हाहाकार मचा हुआ था, लोग विरोध कर रहे थे आपका, तब आप कहाँ सो रहे थे? मुझे लगता है कि शायद निंद्रा में थे और आप ठीक है, जवाब ले लेते हैं। आशीष जी जवाब ले, क्या सनातन के मुद्दे पर बीजेपी चुनाव में गई थी? किसी भी किसान को उसके खेत से उठाकर ले जाते थे, लोगों का निकलना मुश्किल था आपकी सरकार में, उत्तर प्रदेश के अंदर और आपके सहयोगियों की सरकार में। आज उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध नहीं है, अपराध मुक्त मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश है। लेकिन आशीष जी, जो बात रोशनी जी कह रही है कि आपने सनातन के मुद्दे को बहुत भुनाने की कोशिश की, धर्म की आड़ में वोट बटोरने की कोशिश की और इसमें बीजेपी फेल हो गई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिन एजेंडे को लेकर अपनी सरकार बनाई थी और जिन एजेंडे को लेकर वह बनी थी और वो चली थी, तो मैं ये कहना चाहता हूं, जब से भारतीय जनता पार्टी बनी थी वहां से ही हम लगातार एक ही काम करते रहे हैं कि धारा 370 हमारा बड़ा मुद्दा था, राम मंदिर हमारा बड़ा मुद्दा था। इसको हल करने के लिए हमने हर प्रकार से प्रयास किए और हम लगातार आगे बढ़ते रहे। और आज जब हमारी सरकार बनी तो निश्चित तौर पर उस सरकार के समय पर मंदिर का निर्माण हुआ, ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय था। साथ ही साथ इस मंदिर के निर्माण के समय की भी मैं घटना है कांग्रेस की अपनी बहन को याद दिला देना चाहता हूँ कि उस मंदिर निर्माण के समय पर आप नहीं पहुंचे, आप उसके मंदिर के
भूमि पूजन के समय नहीं पहुंचे, आप मंदिर के जो भव्य निर्माण हुआ उसके बाद में स्थापना हुई उस समय पर नहीं पहुंचे, तो आप लोग हमेशा मंदिर से भागते रहे। आपको लगता था कि एक वर्ग विशेष का वोट बैंक हमारे हाथ से निकल जाएगा, परंतु भारतीय जनता पार्टी के साथ ऐसा नहीं था। भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों के आधार पर बनी थी, जिन मुद्दों के साथ आगे चली थी, उस पर काम करती रही। और हमारे लिए हर एक जाति समाज वर्ग का व्यक्ति महत्वपूर्ण है और हम सबका सम्मान करते हैं। यदि शौचालय बनवाए तो क्या हमने मुस्लिम वर्ग के लोगों के साथ उनके घर नहीं बनवाए? क्या हमने उनको आवास नहीं दिया? क्या हमने उनको लाडली बहना योजना में नहीं जोड़ा? क्या हमने सबको जोड़ा? हमने जाति के आधार पर भेद नहीं किया। और जहां तक बात है कांग्रेस की, तो कांग्रेस हमेशा जाति के आधार पर तोड़ने का काम करती रही है, बांटने का काम करती रही है। यही कारण है कि बहन आज भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार आगे बढ़ी है कि आज देश के अंदर स्थापित हो चुकी है। और कांग्रेस को देखो आप, मध्य प्रदेश में समाप्ति की ओर है और देश के अंदर भी कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। तो बहन गठबंधन एक अलग बात है, आप अपनी पार्टी की चिंता करिए। डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक। डॉक्टर भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। भूपेंद्र जी, क्या आपको मेरी आवाज स्पष्ट मिल पा रही है स्टूडियो से? जी भूपेंद्र जी, अब तक जो पूरा ट्रेंड सेट हो चुका है, लगभग शाम के 5:30 बज चुके हैं, क्या मानते हैं इस ट्रेंड को लेकर? क्या भाजपा वो आंकड़ा जिसकी लगातार वो बात कर रही थी पार कर पाने में पूरी तरह से विफल रही है, या फिर इंडिया गठबंधन जिसके बारे में कहा जा रहा था कि इतना आंकड़ा नहीं पार कर पाएगी, उससे ज्यादा कहीं आगे वो निकल चुका है? देखिए, ये लोकसभा की प्रक्रिया के दौरान कई बार हम लोगों ने, मीडिया के लोगों ने डिबेट की। 7 चरणों में चुनाव हुआ जी। जो वोट प्रतिशत कम हो रहा था उसके बात कर रहे थे और सारी पार्टियां कह रही थी कि हमारा वोट ज्यादा आ रहा है, बीजेपी कह रही थी। लेकिन जहां तक ट्रेंड देखा गया था कि वोट प्रतिशत कम होता है वो बीजेपी को नुकसान होता है, लेकिन बीजेपी इस चीज को मान नहीं रही थी और कह रही थी हमारा वोट पहुंचा है और इंडिया अलायंस का वोट नहीं पहुंचा जी। और एंटी कंपल्सी भी अंदर करंट काम कर रही थी। मतदाता ने एक मूड बना रखा था और ये चीज अप्रत्याशित लगी। एग्जिट पोल आया 1 तारीख को, उसके बाद लगा कि लगभग 400 से इनसे कम आ रहे हैं, 370 आ रहे हैं, लेकिन अब 300 के अंदर आ रहे हैं। तो ये जो चीज आ रही है ये निश्चित रूप से ये विचारणीय है और ये सोचने लायक है, क्योंकि इंटर कंपल्सी चल रही थी इनके अंदर और ये चुनाव के दौरान ये लोग समझ नहीं पाए उस चीज को और निश्चित रूप से मतदाता जो प्रतिशत कम हुआ वो एनडीए गठबंधन के लिए कम हुआ। दूसरी बात, जो इशू रहते हैं जी, मोदी जी तो अपनी तरफ से मेहनत किए हैं और उनके लेवल का कोई नेता नहीं है, लेकिन एक संदेश ये भी गया कि जो संविधान वाली जो बात आई कि संविधान बचाओ, जो उन्होंने 400 पार कहा और उन्होंने संविधान बचाओ वाली बात कही और वो जनता के बीच में जो सनातनी हिंदू वोट था वो डिवीजन हुआ और अल्पसंख्यक वोट उनके पैकेज के रूप में गया। और जिसके कारण क्या हुआ, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सफलता मिली, तो उत्तर प्रदेश में पिछली बार 10 सीटें भाजपा की थी और भाजपा को वो वोट ना डाइवर्ट होके वो सीधा सपा और इंडिया गठबंधन को डाइवर्ट हुआ, जिसके कारण आज उनके अंदर इतनी बड़ी जीत आई। इसी तरह से तमिलनाडु में आप देखें तो इस तरह से ये शिफ्टिंग हुआ और उनका जो अल्पसंख्यक जो वोट था और जो संविधान बचाव वाला जो संविधान के सपोर्टर में जो वोट था वो संदेश वो तक पहुंचा पाए इंडिया गठबंधन और उसके परिप्रेक्ष्य में ये जीत इतनी लीडिंग की मिली। देखिए, लेकिन कई जगह जहां पे उनका आधार है, जैसे मध्य प्रदेश में उन्होंने परंपरा जो कांग्रेस की सीट थी उसको लगभग छीन ही लिया है उन्होंने, छीन है और आप देखिए वहां पे स्वीप मार दिया। तो ये जो कारण है कि कई जगह ऐसे उन्होंने फोकस किया और कई जगह उनकी जो कैलकुलेशन नहीं लगा पाए और उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी के कारण, लेकिन कई जगह ऐसा लगता है कि जो कैंडिडेट जबरदस्त थोपे गए जी और जो लगभग ये भी माना जाता है कि हर चौथा या 5वां कैंडिडेट कांग्रेस या दूसरी पार्टी से आया हुआ व्यक्ति था और जिसको उन्होंने लगातार वोट दिया और कैंडिडेट बनाया और लोकसभा में चुनाव लड़ाया, उसका भी एक कारण हो सकता है। ये तो आप समझा है, लेकिन हम लोग जिस तरह से विश्लेषण कर रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि जो वोट प्रतिशत कम हुआ वो बीजेपी के लिए नुकसानदायक हुआ और हिंदी बेल्ट में जैसे जहां इनकी सरकार थी वहां पे जिस तरह से मध्य प्रदेश में 20 साल से सरकार है, लेकिन यहाँ एंटी कंपल्सी नहीं काम कर पाई और इन लोगों के जो बड़े बड़े नेता जो इन्होंने प्रयोग किया था, जिसमें विधानसभा चुनाव लड़ा था और उन्हीं को प्रभारी बनाया, जिसके कारण ये यहाँ पे ये अच्छी तरह से जीत पा पाए। लेकिन और राज्यों में उस तरह से इनकी स्ट्रेटेजी नहीं बन पाई और जो संविधान बचाओ, रोजगार, अग्निवीर योजनाएं वो जनता के बीच में काम करी। और एक चीज मैं और महत्वपूर्ण कहना चाहूंगा वो ये है
कि जैसे रायबरेली की सीट पारंपरिक सीट है, जिसके पीछे चाहे वो सोनिया गांधी लड़ती रही हो, चाहे राहुल गांधी लड़ते रहे हो, लेकिन जो बीच में उनके पीछे जो काम करते थे, एक नया प्रयोग आया जो उनके लिए कवर करते थे, जो शर्मा जी, और आज ये चीज आई कि जो लोग वहां पे लोकप्रिय हैं, अगर उनको टिकट दिया जाए तो वो लोग जीत सकते हैं। ये भी एक नैरेटिव सेट हुआ है इस बार, तो जिससे एक नई थीम बनी है कि जो जिस लोकसभा में जो राष्ट्रीय नेता जीत के जाता है और वो वहां पे काम नहीं करता हो, लेकिन उसके जो फीडबैक में काम करते हैं, तो देखिए आप बिल्कुल एक परिपाटी को तोड़ता हुआ ये चुनाव नजर हमें कह सकते हैं। रोशनी जी, क्या इस बार जो परंपरागत सीट थी आपकी छिंदवाड़ा, वो आपके हाथ से चले गई? क्या वजह इसके पीछे मानते हैं कि छिंदवाड़ा की जनता ने इस बार भरोसा नहीं किया, या फिर बीजेपी की इतनी स्ट्रांग कैंपेनिंग? केंद्रीय गृह मंत्री लगातार वहां पर डटे हुए थे, कई सभाएं वहां पर हुई हैं, मोहन यादव खुद लगातार उस क्षेत्र का दौरा करते थे, तो इसका नतीजा यह था कि ये सीट भी आपको खोनी पड़ी इस बार। देखिए, इसके पीछे भी मैंने पहले भी बताया कि जिस तरीके से इन्होंने हमारे नेताओं को जो डराने का एक जो षड्यंत्र रचा था, कहीं ना कहीं ये उसमें बिल्कुल कामयाब हुए हैं। आप देखें कि वहाँ के एक विधायक को ये अपनी और उनकी पार्टी ज्वाइन करते हैं और उन्हीं की भी पहल चुकी FIR हुई रहती है। तो इस तरीके से जो मनोवैज्ञानिक तरीके से मानसिक प्रताड़ना इन्होंने जो हमारे नेता या कार्यकर्ताओं पे थोपी है, उसका प्रभाव जरूर पड़ा है। वहीं आप देखिए कि छिंदवाड़ा से एक और हमारे मेयर विक्रम अहाते भी कुछ समय के लिए बीजेपी ज्वाइन करते हैं, फिर उनको एहसास होता है तो वो जो है वापसी छिंदवाड़ा में करते हैं। और जिस तरीके से कमलनाथ जी की ये भारतीय जनता पार्टी ने जो एक झूठी अफवाह फैलाई थी और फिर मीडिया ने भी उसको काफी तूल पकड़ाया, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के मन में या छिंदवाड़ा की जमीन पे ये डर भी बना रहा कि कोई ऐसी परिस्थितियां तो नहीं बनने वाली है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो है अब छिंदवाड़ा की जनता ने और मध्य प्रदेश की जनता ने हमें जो जनाधार जो जीत हमारे पाले में हार उन्होंने तय की है, तो उस हार को हम स्वीकारते हैं, लेकिन इसका अंत यहाँ नहीं होता है। हम लगातार, क्योंकि इस मध्य प्रदेश पे जो अत्याचार हो रहे हैं, जिस तरीके से अत्याचार में ये नंबर 1 चल रहे हैं, दलित अत्याचार में आज जो संविधान लगातार बदलने की बात कर रहे थे, तो आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा करारा तमाचा इनके मुंह पर जड़ा है। और जहां आप देखिए कि अमेठी को इन्होंने कितना तूल पकड़ाया था उत्तर प्रदेश में, कहीं भी किसी प्रदेश में बात होती थी ये राहुल जी अमेठी को लेकर के आ जाते, तो वहां राहुल जी लड़े या नहीं लड़े, लेकिन एक सामान्य कार्यकर्ता ने राहुल जी के वहां स्मृति ईरानी को हार का जरूर अच्छा वो टेस्ट उनको दिया है। तो मुझे लगता है कि ठीक है, हमें मध्य प्रदेश में बहुत मंथन करने की जरूरत है और लगातार हम इस बात को स्वीकारते हैं और मंथन करेंगे और अपने संगठन में एक पूरी ऊर्जा के साथ नए आगाज के साथ हम मध्य प्रदेश में मुझे लगता है आगे आने वाले चुनाव में मुझे लगता है एक इतिहास रचने का काम करेंगे और आज से ही एक शुरुआत, एक मंथन के दौर को शुरू करके और शुरुआत करने का काम करेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी जो 400 की बात करती थी, अब ये 400 का डंका क्यों नहीं बजा रहे? पूरे देश में बजा रहे थे और ये कहते थे मोदी जी और इनके अन्य जो नेता कि भारत बोलता है तो पूरे देश में आवाज ज्यादा, पूरे विदेश तक आवाज पहुंचती है। लेकिन आपके ध्यान में मैं ला दूं कि ये जब भारत बोलता है, ये इस बात की बधाई जब अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा जी थे, नेहरू जी की तारीफ में उन्होंने ये शब्द कहे थे। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ज्ञान तो लेना नहीं है, चूंकि व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी खोल रखी है, तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लपक के ज्ञान लेते हैं और उसी को जो है जड़मड़ देते हैं। लेकिन इस बात आपने देखी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की एज ए इकोनॉमिस्ट, अगर उन्होंने अपने दौर में, और पीवी नरसिम्हा राव जी की मैं तारीफ करती हूँ कि अगर उन्होंने अपने दौर में आयात निर्यात नीति को नहीं लाया होता, विदेश से जो है हमारे यहाँ व्यापार को नहीं लाया होता, तो आज देश कहाँ होता? कितने IIT, और ये दुर्भाग्य है कि इनको आंकड़ा देखना चाहिए, जो IITian वाले हमारे युवा यंगस्टर हैं, 35 से 36% लोगों को 5 साल से एक भी नौकरियों में भर्ती नहीं। चलिए इसी पर जवाब लेते हैं। आशीष जी, सरकार है इतने समय से, लेकिन युवाओं को नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, और क्यों दबाव से आपने लोगों को पार्टी ज्वाइन कराई, जिसका नुकसान कांग्रेस को काफी हुआ इस पूरे चुनाव में? देखिए, मैं एक बार फिर से अपनी बहन से बता देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर हमने किसी पे दबाव नहीं बनाया, हमने देश में किसी के अंदर दबाव नहीं बनाया। लोग जो भी पार्टी में आए हैं,
वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर के आएंगे, और जो आए हैं उनका स्वागत है। जो घुल मिल जाएंगे स्वाभाविक है वो पार्टी में रहेंगे, नहीं तो ऐसे भी कई लोग रहे हैं जो आए हैं और चले गए। ऐसी घटनाएं होती हैं और राजनीतिक दलों में ये मैं कह सकता हूं कि कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं। इस बात को स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है। परंतु जहां तक आप बात पुराने इतिहास की कर रही थी कांग्रेस के, तो मैं बता देना चाहता हूं, मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस ने कभी काम नहीं किया होगा, काम किया होगा, परंतु कांग्रेस की गति कमजोर थी, परंतु कांग्रेस की सोच कमजोर थी। जो बड़े बड़े मुद्दे उलझे रहे, जिन मुद्दों को 47 में सुलझ जाना चाहिए था, वो आज सुलझे जब मोदी जी आए। तो आज मैं बता देना चाहता हूं कि मुद्दों को बनाए रखना, जाति के आधार पर लड़ाने की परंपरा को बनाए रखना, अंग्रेजों की जो नीतियां हुआ करती थी उन नीतियों पर काम करने का काम कांग्रेस के नेताओं ने किया है और उसी परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया। आप देखें, जहां जिन राज्यों में हमारे आदिवासी भाई अधिक संख्या में हैं, उन राज्यों में आदिवासी भाइयों के बीच में उन्होंने मतभेद पैदा किए। जहां पर, और मैं तो ये भी कहना चाहता हूं कि क्या जब आजादी की लड़ाई हुई तो क्या उस समय एक ही समाज वर्ग के लोग थे? उस लड़ाई में सारे समाज के लोग आए थे, जनजाति वर्ग के लोग भी थे। क्या उनके महानायकों को सम्मान देने का काम किया कभी कांग्रेस ने? उत्तर होगा नहीं। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने हर जाति समाज वर्ग के जो महानायक थे उन्हें सम्मानित करने का काम किया, उनके नाम से कॉलेज, स्कूल, महाविद्यालय खोलने का काम किया और लगातार उनको इसे स्थापित करने का काम किया। साथ ही साथ एक बात और, जहां पर कांग्रेस की बहन रोजगार की बात बार बार कर रही हैं, तो मैं उन्हें एक बात बता देना चाहता हूं कि नौकरी भर केवल रोजगार नहीं होता। स्वरोजगार के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने लगातार योजनाएं बनाई। उन्हीं योजनाओं के आधार पर लोगों ने बैंकों से ऋण लिए और अपने स्वयं के व्यवसाय को स्थापित किया और आज वो स्वयं मालिक के रूप में उस व्यवसाय में काम कर रहे हैं। तो ये जो परंपरा है ये वास्तव में विकास की परंपरा है और ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव थी। ठीक है, हमारे साथ इस समय मध्य प्रदेश एडिटर अतुल विनोद पाठक जी भी जुड़ चुके हैं। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। अतुल जी, मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि क्लीन स्वीप बीजेपी ने यहां पर किया है। कांग्रेस को अनुमान था पहले कि 10 से 15 सीटें आएंगी। एग्जिट पोल के रुझान आने तक कांग्रेस ने यही कहा कि ये सिर्फ रुझान है, लेकिन अब चूंकि नतीजे पूरी तरह से लगभग स्पष्ट हो चुके हैं, क्या आपका विश्लेषण कहता है कि क्या विपक्ष के तौर पर कांग्रेस अपनी बात जनता तक नहीं पहुंचा पाई, या फिर राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे थे वो सबसे ज्यादा इस पूरे चुनाव में मध्य प्रदेश को प्रभावित करते रहे? देखिए अमित जी, जिस तरह से आप शायद बैकग्राउंड में एक साउंड सुन पा रहे होंगे, ढोल नगाड़ों की आवाजें जी जी कार्यालय में हुई, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में उत्साह का माहौल है और वो उत्साह का माहौल सिर्फ मध्य प्रदेश के कार्यालय में आपको दिखाई देगा, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह की जीत की भारतीय जनता पार्टी ने कल्पना की थी या उम्मीद की थी वो नहीं मिली, लेकिन मध्य प्रदेश ने उसे उम्मीद से ज्यादा दिया। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीद की थी कि 26 से 27 सीटें से मिलेगी। दावा जरूर बीजेपी कर रही थी कि उनकी सीटें जीतेंगे, लेकिन बीजेपी के नेताओं से जब हमारी बात होती थी, निश्चित रूप से उनके मन में कहीं न कहीं इस बात का संदेह था कि सारी सीटें वो जीत पाएगी। 3-4 सीटों को लेकर बीजेपी भी आशंकित थी, लेकिन जिस तरह के नतीजे यहाँ पर मध्य प्रदेश में दिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए चौंकाने वाले हैं कि 29 की 29 सीटें मिल गई। पिछली बार जब मोदी की लहर थी तो 28 सीट मिली थी, कमलनाथ का गढ़ भी यहाँ पर रह गया। लेकिन कांग्रेस के लिए कोई हताशा वाली बात नहीं है। पूरे प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस ने फाइट की, निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में हताशा का माहौल था, कहीं ना कहीं उत्साह की कमी दिखाई दे रही थी, तो कार्यकर्ता एक तरह से बैठ सा गया था। और सबसे बड़ी बात यह कि कांग्रेस के बड़े नेता ही चुनाव लड़ने के लिए उत्सुक नहीं थे। जब टिकट वितरण की बारी आ रही थी तो कई बड़े नेता किनारा कर रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ विधायकों ने हिम्मत की और चुनाव मैदान में बीजेपी का कैंडिडेट के सामने जब उन्होंने ठोका, निश्चित रूप से बीजेपी ने लीड हासिल की है, पूरी हासिल की है, लेकिन कांग्रेस ने फाइट अच्छी दी है। अभी हताशा की बहुत बड़ी वजह कांग्रेस की दिखाई नहीं देती। जीतू पटवारी पहले ही कह चुके थे नेतृत्व से कि लोकसभा चुनावों के नतीजे के आधार पर उनके भविष्य को तय नहीं किया जाए, उनकी परफॉर्मेंस में लोकसभा चुनाव नहीं होगा। इसलिए राहुल गांधी जब जीतू पटवारी से कह रहे थे कि वो मध्य प्रदेश का अध्यक्ष बने, तो वो शुरू से ही मना कर रहे थे कि चुनाव हो जाने दीजिए, इसके बाद में जिम्मेदारी संभाल लूंगा।
राहुल गांधी ने उन्हें भरोसा दिया था कि लोकसभा चुनावों का तुम्हारी परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं होगा। फिर भी प्रदेश अध्यक्ष के नाते जीतू पटवारी की जिम्मेदारी थी कि वो 2-4 सीटें कांग्रेस को देते, लेकिन कहीं ना कहीं समीकरण और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश का इतिहास रहा है कि बीजेपी को केंद्र में हमेशा भारी बहुमत मिला है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी कांग्रेस को 29 से 28 सीटें मिली थी। तो कांग्रेस के लिए कभी भी लोकसभा चुनाव बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं रहे। जी अतुल जी, माफ कीजिए, आपको रोकना चाहूंगा। इस समय कांग्रेस की प्रेस वार्ता चल रही है, दर्शकों को सीधे वहां पर लिए चलते हैं। राहुल गांधी प्रेस को संबोधित कर रहे हैं लगभग नतीजे स्पष्ट होने के बाद। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हैं। ये जो रिजल्ट है जनता की रिजल्ट है और ये जनता की जीत है और लोकतंत्र की जीत है। हम पहले से यही कह रहे थे कि ये लड़ाई हमारी मोदी वर्सेस जनता है, लोग हैं। तो 18वीं लोकसभा के चुनाव में हम विनम्रता से जनमत को स्वीकार करते हैं। इस बार जनता ने किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं दिया, खासकर सत्ताधारी दल भाजपा ने एक व्यक्ति एक चेहरे के नाम पर वोट मांगा। अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये मैंडेट मोदी जी के खिलाफ गया है। ये उनकी राजनीतिक और नैतिक हार है। जो व्यक्ति बार बार अपने नाम से ही हर जगह वोट मांगते थे, उनकी ये बहुत बड़ी हार है और नैतिक दृष्टि से ये तो उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी और हमारे इंडिया गठबंधन से बहुत प्रतिकूल माहौल में चुनाव लड़ा। सरकारी मशीनरी ने कदम कदम पर अवरोध डाला। बैंक खाते सीज करने से लेकर तमाम नेताओं के खिलाफ अभियान चलाया। फिर भी शुरू से आखिर तक कांग्रेस पार्टी का कैंपेन सकारात्मक था, पॉजिटिव था। हमने महंगाई, बेरोजगारी, किसानों और मजदूरों की बदहाली और संविधान संस्थाओं का दुरुपयोग जैसे विषयों को केंद्रीय मुद्दा बनाकर हम जनता के सामने गए थे। इन मुद्दों पर बड़ी संख्या में लोग हमसे जुड़े, हमारा समर्थन किया। प्रधानमंत्री ने जिस तरह का कैंपेन किया वो इतिहास में लंबे समय तक याद रखा जाएगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में मोदी जी ने जो झूठ फैलाया, जनता ने उसे समझ लिया। मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा कि श्री राहुल गांधी जी की दोनों यात्राएं, भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान लाखों करोड़ों लोगों को मिलना, लोगों की समस्याओं को सुनना और आगे चलकर उन समस्याओं का हल ढूंढना हमारे कैंपेन का आधार बना। हमने इसी को 5 न्याय और 25 गारंटी का नाम दिया और इसी के आधार पर हमने गारंटी कार्ड बनाया। हमारे कार्यकर्ता उसे लेकर घर घर पहुंचे और लोगों को संपर्क करें। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण बात है वो भाजपा नेतृत्व की अहंकार की वजह से हुई। गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने की कोशिश की, फिर इनका उपयोग विरोधी दल के खिलाफ करने लगे। जो दब गया उसे दबा के अपने तरफ लिया, जो नहीं दबे उसकी पार्टी को तोड़ दिया, नहीं तो फिर जेल में डाल दिया। लोगों को ये विश्वास हो गया था कि मोदी जी को एक मौका और मिला तो अगला हमला
संविधान पर सीधा होगा और लोकतंत्र पर होगा। इसीलिए लोगों को इसके प्रमाण नए संसद सत्र के साथ ही दिखेंगे। खुशी इस बात की है कि भाजपा इस षड्यंत्र में अब सफल नहीं हो पाएगी। मैं इस अवसर पर सीपीपी चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी का विशेष मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और इन्होंने दिन रात बराबरी से पूरे देश में कैंपेन किया और हमें एक मजबूत स्थिति में पहुंचाने के लिए भारी मदद इन्होंने की। और मैं ये कहूंगा कि इनके वजह से हमको बहुत बड़ा प्रोत्साहन देश में मिला और आज ये स्थिति जो बनी है उनके वजह से बनी। और हमारे करोड़ों कार्यकर्ता जो है देश में, उन्होंने भी हमारा साथ दिया। इसीलिए मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूं। आखिर मैं इंडिया गठबंधन के अपने सभी साथियों और शुभचिंतकों का धन्यवाद करता हूं। सभी एक साथ मिलकर एक स्वर में रहे, सभी ने मिलकर प्रचार किया और एक दूसरे की मदद की। हमारे हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने अच्छे तालमेल के साथ काम किया। आप सभी का धन्यवाद। अभी हमारी लड़ाई अंजाम तक नहीं पहुंची है। हम सबको आने वाले दिनों में इसी तरह लोगों के अधिकारों के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र के बचाव के लिए, देश की तरक्की के लिए, सीमाओं पर सुरक्षा के लिए लड़ते रहना चाहेंगे। हमें सुनिश्चित करना होगा कि संसद सुचारू रूप से चले, विपक्ष के मुद्दों को प्राथमिकता मिले, संसद में उन पर बहस हो। आने वाले दिन महत्वपूर्ण होंगे। हम आपसे बात करेंगे जब कभी भी मौका मिले। आप सभी को मेरा धन्यवाद और आपका साथ भी हमको रहा और हमने चुनाव में भी जहां हमको जितना हो सकता है वो साथ आपने दिया। इसलिए आप सभी को भी मैं धन्यवाद करता हूं और सभी को नमस्कार। शुक्रिया खड़गे जी। मैं राहुल जी से गुजारिश करूंगा वो आपको संबोधित करें। नहीं, खड़गे जी आपने बड़ी सही बात बोली। जहां तक आप हमारी मदद कर सकते थे उसी लेवल तक मदद की। देखिए, ये चुनाव इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी। ये चुनाव हम बीजेपी, एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब, आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे। क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कैप्चर करा, धमकाया, डराया। प्रेस की तो मैं बात करता रहता हूं। आपको मतलब काफी बार कहा है कि आपका भी रोल रहना चाहिए और उस रोल को काफी लोगों ने किया, काफी लोगों ने खुल के किया, काफी लोगों ने छुप के किया। और आपके इमोशंस कहां थे हमें मालूम है। लड़ाई संविधान को बचाने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी। और मैं आपको सच बताऊं तो मेरे माइंड में था पहले से, जब इन्होंने हमारा बैंक अकाउंट कैंसिल किया, जब चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाला, पार्टियां तोड़ी, मेरे माइंड में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी।
और यह सच साबित हुआ। मुझ में भरोसा था और मैं हिंदुस्तान की जनता से, इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स से, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेताओं और बब्बर शेर कार्यकर्ताओं से दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने संविधान को बचाने का पहला और सबसे बड़ा कदम ले लिया है। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में, कांग्रेस पार्टी के सब नेताओं ने 2-3 चीजें की। सबसे पहले हमने इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स की रिस्पेक्ट की, उनकी जो विशेष थी उनको हमने साथ लिया और आपने देखा होगा कि जहां भी गठबंधन लड़ा हम एक होकर लड़े। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने क्लैरिटी से हिंदुस्तान को एक नया विजन दे दिया है। प्रो पुअर विजन, प्रो प्रोडक्शन विजन हिंदुस्तान को इंडिया गठबंधन ने साफ दे दिया है। ये जो हमारा परफॉर्मेंस हुआ है, इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस हुआ है, इसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशन, जो रिजर्वेशन पर बीजेपी ने आक्रमण किया, गरीबी, अदानी जी के आपने स्टॉक्स तो देखे होंगे, देखे हैं वो स्टॉक्स उनके, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जनता अदानी जी को मोदी जी से डायरेक्टली कोरिलेट कर रही है। मोदी जी की हार होती है, स्टॉक मार्केट कहता है भैया मोदी जी गए तो अदानी जी गए, मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है, करप्शन की रिलेशनशिप है। और देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं। एंड दिस इज द मेन थिंग दैट दिस इलेक्शन हैज सेड। द कंट्री हैज unanimously and clearly stated, we do not want Mr. Narendra Modi and Mr. Amit Shah to be involved in the running of this country. We do not like the way they have run this country. We do not appreciate the way they have attacked the constitution. We do not appreciate the way they have run this country for the last 10 years. So that is a huge message to Mr. Narendra Modi. I'd like to thank everybody who has participated in this election. I am extremely proud of the people of India. I'm extremely proud of the people who have resisted this onslaught on the constitution. और अंत में मैं आपको कह दूं कि इसको बचाने का काम हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों ने किया है। सबसे गरीब लोगों ने किया है, मजदूरों ने किया है, किसानों ने किया है, दलितों ने किया है, आदिवासियों ने किया है, पिछड़ों ने किया है। इन लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन देश की आवाज है। बहुत सारे लोग ने इसको नहीं बचाया, चुप रह गए थे, मगर हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोग, सबसे कमजोर लोग खड़े हो गए और उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, उनसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। जो हमने आपको वायदे किए थे, हम वो वायदे आपके लिए पूरे करेंगे। जाति जनगणना, महालक्ष्मी, ये हमारे वायदे हैं। धन्यवाद। शुक्रिया राहुल जी। अभी 3-4 सवाल सिर्फ हम लेंगे। एक मिनट प्लीज, एक मिनट, शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए, 1 मिनट शांत हो जाइए। एक मिनट शांत हो जाइए। एक मिनट, खड़गे जी और